बातचीत को अब हम थोड़ा-सा विराम लगाने की दिशा में बढ़ेंगे। बड़ी लंबी बातचीत हुई और बहुत मज़ा जो है वो आपसे आ रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे बातचीत करके हम हमारे निकाल लें और हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। एक बड़ा ज़रूरी सवाल मुझे लगता है कि आपसे उस अनुभव को लेना चाहिए। एक कोविड का जो दौर हम सबने देखा और आप तो बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी में थे और उस समय आप पुणे रीजन के डिविजनल कमिश्नर थे और सबसे पहले हमारे स्टेट में जो केसेस आना शुरू हुए थे वो पुणे से ही आए थे। तो ये पूरा का पूरा कोविड का जो फेस रहा है उसको आपने क्या कुछ अनुभव किया? कोविड का जो पूरा का पूरा दौर रहा, उस दौर में बहुत उसका साइकोलॉजिकल भी अध्ययन हुआ, फाइनेंशियल भी अध्ययन हुआ और कई तरह से जीवन को एक नए सिरे से देखने और समझने की कोशिश जो है वो एक तरीके से उस दौर में शुरू हुई थी क्योंकि जो स्थितियाँ हमने देखी थी। तो कोरोना के दौर ने आपको क्या सिखाया का अनुभव अगर आप बता पाएँ? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि आप जिस सिलसिले में नागपुर आए हैं, नागपुर में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है वन हेल्थ सेंटर का। इसके बारे में अगर आप बता पाएँ कि ये किस तरीके से आने वाले समय में का काम करेगा, इस पर आप बात करें लेकिन कोविड के अनुभव अगर आप हमें बताएँ कि क्या कुछ उसका अनुभव रहा? करीब करीब आज से बराबर 6 साल पहले की ये बात है। हम मार्च में आज बैठे हैं, 17-18 मार्च के दरमियान। 6 साल पहले 2020 में इंडिया में तो कोविड के केसेस पहले जनवरी 2020 में डिटेक्ट हुए थे, जयपुर में और केरला में। केरला में मोस्टली स्टूडेंट्स जो बाहर से आए थे, चाइना से। बट अदरवाइज ऐसा जिसको हम कहते हैं कि आउटब्रेक टाइप नहीं हुआ था। पूना में 9 मार्च ये वो दिन है जिस दिन पहला पॉजिटिव पेशेंट डिटेक्ट हुआ और उसके बाद करीब करीब 1.5-2 साल ये चीजें चलती रही। पूना का जो केस है, पहला केस, ये कोई टूरिस्ट कंपनी के साथ गए थे। 40 का ग्रुप था, उसमें से करीब करीब 20 पॉजिटिव आए। 3 कर्नाटका के थे, 17 महाराष्ट्र के थे, 4 पूना के थे जो पहले डिटेक्ट किए गए, बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोकेट किए गए। लेकिन कोविड एक अलग टाइप की बीमारी थी। दो तीन वजह की वजह से उसकी एक अलग ही लेवल की बीमारी थी। पहली बात तो जब ये शुरू हुई, पहले तो चाइना में शुरू हुई, बाद में यूरोप, इटली, स्पेसिफिकली इटली में आई और फिर बाद में इंडिया और अदर कंट्रीज में आई। पहली बात तो कोविड, लोग उससे बहुत डर रहे थे। उसकी 2 वजह थी। जब आम आदमी बीमार होता है तो उसको मिलने उसके सब रिलेटिव्स आते हैं, उसको पूछते हैं कैसा है, क्या है, कब ठीक होगा। ये ऐसी बीमारी थी कि वो हुआ है बोले कि सब छोड़ के भाग जाते थे। मतलब ही वॉज लेफ्ट टू डाई अलोन। और ये करीब करीब सब लोग ये मान के चल रहे थे कि कोविड में से आदमी जिंदा बचेगा या नहीं। हम अंधेरे को क्यों डरते हैं? हम अंधेरे को इसलिए डरते हैं कि जैसे कि ये स्टूडियो में की लाइट ऑफ हो गए तो हम डर जाएंगे थोड़ी देर एंट्री करने के लिए, क्योंकि हमको पता नहीं यहाँ क्या है। जैसे ही लाइट लग जाता है, अरे पता चलता है इधर कुर्सी है, इधर माइक है, इधर ये वो है, तो फिर डर निकल जाता है। कोविड के बारे में इट वॉज अंधेरा। आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं था। आदमी बचेगा नहीं बचेगा, उस पर मेडिसिन कुछ काम करेगा नहीं करेगा, वैक्सीन काम करेगा नहीं करेगा, ये कुछ भी पता नहीं था। करीब करीब 4-6 महीने अलग अलग तरीके से हम उसको हैंडल करते रहे। और दूसरी वेव तो पहले से ज़्यादा बेकार रही, डेल्टा वेव, जिसमें बहुत आदमी मर गए।
और पता नहीं था क्या मेडिसिन देना है। किसी ने कहा रेमडेसिविर दे रहे, तो रेमडेसिविर का शॉर्टफॉल हो गया। बाद में पता चला कि रेमडेसिविर तो कोई ज़्यादा असरदार मेडिसिन है ही नहीं उस पर। वैक्सीन के बारे में चर्चा चली, चाइना में हो रहा है, इधर हो रहा है, बट कॉन्क्रीट प्रूफ किसी के सामने नहीं था। फिर भी वर्ल्ड और इंडिया में एक साल में वैक्सीन बना और वो मार्केट में आया। कोवैक्सीन हमने बनाया, एस्ट्राजेनेका के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाया, और फिर mRNA वैक्सीन्स, मॉडर्ना, फाइजर, उन्होंने अलग अलग वैक्सीन्स लाए। तब तक दूसरी वेव भी खत्म हो चुकी थी, ओमाइक्रॉन की थर्ड वेव आने लगी थी। थर्ड वेव उतनी डिजास्टर्स नहीं थी और इसीलिए लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हुए लेकिन मरे नहीं। बट सेकेंड वेव में काफ़ी लोग मर चुके, इसलिए काफ़ी लोगों में दहशत जैसी फैल गई थी कोविड की वजह से। रात को 10-10, 11-11 बजे मुझे फ़ोन आते थे अच्छे पहचान वालों के कि भाई एक आधा कहीं वेंटिलेटर दो। वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हो पाता था। कई बार लोग बोलते थे कि ऐसे कई किस्से हैं जिसके बारे में बोला हूँ कि नांदेड़ से कोई मुझे कहता है कि सर एक पुणे में वेंटिलेटर दे दो। मैंने बोला कि ना, मुझे आप मत आओ, अगर वो क्रिटिकल है तो वहीं उसको ट्रीट करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ तक लाके। वो आदमी ने मेरा फ़ोन काट दिया, उसको लगा ये नहीं दे पा रहा इसलिए वो नहीं। बाद में वो आदमी से मेरा संपर्क भी नहीं हुआ। एक साल के बाद किसी गलती से मैंने उसका नंबर डायल कर दिया, तो वो बोला कि आई एम सो एंड सो। मैं बोला सॉरी, गलती से लग गया, मैं कट का। नहीं सर, 1 मिनट कट मत कीजिए। मैं बोला क्या हो गया? तो बोले सर आपको याद नहीं होगा लेकिन मैंने आपको फ़ोन किया था, ऐसा ऐसा मेरा बेटा था, उसको लेके मैं पुणे आ रहा हूँ और आप वेंटिलेटर दो। आपने कहा था कि मत लाओ, हमने आपका नहीं सुना, हमने उसको एम्बुलेंस में डाल के पुणे के लिए निकले और परभनी के पास उसकी जान चली गई। मैं बोला ये तो बहुत ट्रैजिक है। नहीं सर, हमने आपका सुनना चाहिए था। मैं बोला चलो, जो होना था भगवान की मर्जी थी, वो हो गया, अब आप तो उस पर अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं। बोला नहीं सर, आपने बाई चांस आपका कॉल आया तो मैं सोचा ही मैं आपको बता दूं। ऐसे कई किस्से हुए कि जिनको शायद मैं मदद नहीं कर पाया और कुछ को कर पाया, जो भी है। लेकिन कोविड एक बीमारी ऐसी थी, आज तक उसके बारे में हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये बीमारी जनरेट कहाँ से हुई। वो अलग अलग थियरीज बताई जा रही है कि वुहान के वेट मार्केट में वो आया, वो आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटल लैब से स्किप हुआ। कोई बोलते वो एनिमल में था, वो जंप हो गया दूसरे एनिमल पे। और वेट मार्केट मतलब समथिंग लाइक स्लॉटर हाउस। हम तो शीप या गोट खाते हैं, लेकिन वहाँ तो सब तरह के एनिमल्स खाए जाते हैं। तो उनसे कोविड का फैलाव हुआ। ये कोविड टाइम बहुत टेस्टिंग टाइम था, क्योंकि 100 साल के बाद ऐसी बीमारी आई थी। स्पेनिश फ्लू 2018 में आया था, 1918 में, और ये 19 में कोविड। तो बीमारी अलग थी, किसी को कोई पता नहीं था, कितने लोग मर गए, लोगों में काफ़ी दहशत थी। और सबसे बड़ी डर सब लोगों के मन में था कि मेरा डेथ ऐसा ना हो कि मैं अनक्लेम बॉडी बोल के मुझे दफनाया या जलाया जाए। लेबर का माइग्रेशन उसी वजह से हुआ। मैंने कितना उनसे बात किया, वो बोले सर नहीं, हम यहाँ मरे तो आप तो एक सिर्फ 1 नंबर काउंट करोगे,
हमारे घर वालों को कब पता चलेगा हमको मालूम नहीं कि हम जिंदा भी है या मर गए, तो हम नहीं रहना चाहते। तो वो एक दहशत थी, और उसकी वजह से कोविड का ओरिजिनल प्रॉब्लम, लेबर माइग्रेशन, फूड सप्लाई, लॉकडाउन एनफोर्स, काफ़ी इश्यूज थे कि उसके बारे में बोलते रहे तो 4 घंटे भी कम पड़े। बट इससे हमने कुछ सीखा। आप जो कह रहे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ एस्टेब्लिश की गई है। 2004 के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैनहट्टन प्रिंसिपल्स बोल के बनाए गए कि भाई जो भी डिसीज़ है वो डिसीज़ आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है कि ये सिर्फ आदमी को हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 75% डिसीज ये जानवरों से आदमियों को आते हैं, जिसको ज़ोनोटिक डिसीज कहते हैं। और आदमी और जानवर ये तो दोनों भी एक लिविंग बीइंग है, और ये दोनों कहाँ रहते हैं? ये एनवायरमेंट है। तो इसका सबका आपस में कुछ तालमेल है, कुछ संबंध है। अगर कंस्ट्रक्शन में कुछ डस्ट होती है तो आपको श्वास की बीमारी ये होने की पॉसिबल है, COPD बोलते हैं हम उसको। तो एनवायरमेंट या पानी में कुछ इन्फेक्शन आ गया तो आपको बीमारी हो सकती है, या फिर गैया मैया को कुछ हो गया तो उससे आपको डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, वो फुट एंड माउथ डिसीज हो। कोई भी डिसीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग को आ सकता है उसको हम ज़ोनोटिक डिसीज कहते हैं। और इसीलिए एक नई सोच सामने आई है, वन हेल्थ। हेल्थ ऑफ एनिमल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज अगर एनिमल हेल्दी रहा तो ही ह्यूमन। अगर डॉग रेबिड रहा तो आपको रेबीज होने की चांसेस ज़्यादा है, अगर लेकिन डॉग ही रेबिड नहीं हुआ तो आपको क्यों रेबीज होगा? या डॉग या कोई अलग कोई बीमारी है, कैनाइन डिस्टेम्पर है, अलग अलग सो मेनी इसकी बीमारियां हैं। और कई केसेस में ये जो एनिमल्स रहते हैं वो एनिमल्स आपको प्लेग, चूहे से हमको आ गया, तो ये क्यों होते हैं? और वन हेल्थ का कंसेप्ट ये है कि ये ट्रांसमिट ना हो, ये एनिमल को ना हो, इस तरह से हमने काम करना चाहिए। और ये करने के लिए, और नॉट ओनली एनिमल्स, व्हेन आई से एनिमल्स इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल्स, हमारे पास ताड़ोबा के जंगल है, वहाँ अगर कोई शेर मर जाता है या बाघ मर जाता है तो उसको कहाँ से आया इन्फेक्शन? हो सकता है कोई वल्चर हो सकता है कोई जिस आदमी को जिस जानवर को उसने खाया वो इन्फेक्टेड हो। तो वो ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि वो जानवर या उस जाति के प्रजाति के जानवर और किसी को ट्रांसफ़र ना करे। तो ये सब चीज़ों के लिए वन हेल्थ कंसेप्ट आया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ बोल के नागपुर में बनाई जा रही है। और इसमें वेटनरी डॉक्टर्स, एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ वाले, ये सबको इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि हम समझ पाए कि क्या होने से क्या हो सकता है। जैसे कि अगर एनवायरनमेंट की हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे, ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो कई प्रजाति नष्ट होने की संभावना है। अगर वो प्रजाति नष्ट होती है तो उसमें जो भी डिसीज़ पल रहा था वो शायद मॉडिफाई होके किसी और को जाएगा या ह्यूमन बीइंग को हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कई प्लांट्स का लाइफ खतरे में आ सकता है। सोचो अगर 3 डिग्री टेम्परेचर बन गया तो शायद पंजाब गेहूँ की उपज नहीं निकाल पाएगा। कहाँ से आएगा गेहूँ? शायद चावल नहीं आंध्र प्रदेश में बन पाएगा। तो ये सब चीज़ों को के बारे में हमें सोचना चाहिए,
और ये सब कंसेप्ट एक अलग कंसेप्ट बोल के सामने आ रहा है, वन हेल्थ। तो वो कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए मैं यहाँ आया था। एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे है कि बहुत वृहद तरीके से हमने बात की और बहुत अलग अलग आस्पेक्ट में बात की। कोविड के दौर का जिक्र हुआ। कोविड एक ऐसा दौर था जब पावरफुल व्यक्ति का भी एक तरीके से वो पावर विहीन हो गया था। एक तरीके से वो अपने आप को शक्तिशाली होने के बाद में भी शक्ति नहीं होना महसूस कर रहा था। कोविड का ये दौर था। अब आप जिस सिस्टम के पूरे इर्द गिर्द आपने अपना जीवन गुजारा वो पावर के केंद्र में रहा। आपसे ये जानना समझना चाह रहा था मैं, और हमारे दर्शकों को भी ये जानना समझाना चाह रहा था कि आपके नज़रिए से पावर क्या है, या आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, या अगर आपके पास में पावर है तो सलीके से उसका इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए। पावर अब अलग अलग अपनी अपनी सोच है। कोई सोचेगा पावर तो वो है कि वो उसको बेस्ट ऑफ द एमिनिटीज और सुविधाएं दे। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, पावर एक आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए हम कैसा उसका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सुसाह्य या ज़्यादा कंफर्टेबल बना सके, उस दिशा में पावर ने चलना चाहिए, पावर ने काम करना चाहिए। पॉलिटिकल कंपल्शंस हो सकते हैं। कई बार मुझे बताया जाता है कि ऐसा पूछा गया मुझे कि सर आपको एक दिन का सीएम बना दिए तो आप क्या करोगे? मैं बोला कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक दिन में तो मैं ऑर्डर निकालूंगा, खत्म, मेरा टेन्योर खत्म हो जाएगा। से कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसका सॉल्यूशन एक दिन या 2 दिन में नहीं है। हमको बहुत उस पर काम करना पड़ेगा। हमको अलग अलग प्रॉब्लम्स आगे जो आने वाले हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अगर साथ काम करने लगे तो वो इस धरती को स्वर्ग भी बना सकते हैं और इस धरती को नरक भी बना सकते हैं। जैसे एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब सबको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एटम बॉम्ब एक छोटा एटम पूरे मुंबई जैसे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी साथ में आ गए तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना सकता है कि शायद सब मेडिसिन हम बड़ी आसानी से बना पाएंगे और सब अफोर्ड कर पाएंगे। बट अगर ये गलत दिशा में यूज किया गया तो इसके बायो वेपन्स भी बन सकते हैं। तो किस तरह से हमको ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेना है और ये टेक्नोलॉजी और ये ज्ञान आम आदमी का जीवन सुसह्य करने के लिए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई किताब जो आप सलाह दें कि जीवन में उस किताब को पढ़ना ही चाहिए? ऐसे तो कई किताब है। महात्मा गांधी को आप बहुत फॉलो करते हैं या? मैं बचपन में बहुत उनके बारे में पढ़ा हूँ, उनके आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा हूँ। शायद किसी को पसंद पड़े या किसी को ना पसंद पड़े, बट कोई तो आइडियोलॉजी थी। ये बात ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ या जो व्यूज़ मैं आगे रख रहा हूँ वो सभी को एक्सेप्ट हो। उनके व्यूज़ थे, किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, अपने अपने व्यूज़ है, अपने अपने ये। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि जो माइथोलॉजिकल रामायण या महाभारत हो उसको हमने कितना सीरियसली लेना चाहिए।
मैं तो पहली बात ये कहता हूँ कि रामायण और महाभारत ये माइथोलॉजिकल नहीं है, ये इतिहास है। हम अगर पुरातन ग्रंथों का अगर स्टडी करें तो वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, उनकी कैटेगरी आती है और उसमें इतिहास कैटेगरी में रामायण और महाभारत को डाला गया है। ये 1000 बीसी में हुए, 1500 बीसी में हुए, उसके बारे में डिबेट हो सकती है, चल सकता है, बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज इमेजिनरी। हो सकता है उसमें कुछ बात में चीज़ें ऐड हो सकती है कुछ, बट ये वस्तु स्थिति है कि ऐसा कुछ हुआ है। राम के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक आदर्श आदमी या आदर्श पुरुष, इसीलिए तो उनको पुरुषोत्तम कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए ये हम राम को देख के, और जब कृष्ण को देखते हैं तो एक अलग तरीका आदमी, शायद प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रिलेवेंट, टिट फॉर टैट, कृष्ण जैसा आप उससे बिहेव करोगे वैसा वो आपसे बिहेव करेगा। और राम वैसा नहीं। राम एक आदर्श व्यक्तिमत्व है। शायद हर आदमी सोच के भी राम बनने की कोशिश जरूर करना चाहिए, बट कृष्ण तो आप बनते ही हो और करते ही हो, उसी तरह बिहेव करते हो। कृष्ण ने वैसा ही किया जो शायद हम उसकी जगह रहते तो करता। कृष्ण की महत्ता यहाँ है कि शिशुपाल को उसके 100 सीन होने तक उसने उसको टॉलरेट करता रहा। शायद हमारे में उतना टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि उसने उसके माँ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 सीन होने तक मैं इसको सह लूँगा। जब कर्ण ने कुछ अलग स्टैंड लिया धर्म के बारे में तो उसने उसको खरी खोटी वहीं सुना दी कि तूने खुद धर्म को नहीं सोचा। अभिमन्यु को जब मारा तब तुमने धर्म तुमको याद नहीं आया। तो एक वो अलग सोच है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मोर रिलेवेंट मुझे कृष्ण लगता है। राम जैसा आदर्श बनना ये तो हर आदमी की इच्छा चाहिए, हर आदमी की ख्वाहिश चाहिए। बन पाए या न बन पाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन कृष्ण भी एक दूसरा आपकी लाइफ का आइडल हो सकता है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भूमिका निभाता है। चलिए डॉक्टर दीपक मैसेकर सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी आपसे बातचीत हुई और मुझे लगता है कि आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है कि अलग अलग एस्पेक्ट पे आप जो है बात कर सकें या उस बातों को करने के लिए आप कंफर्ट हो और तत्वों के साथ में बातचीत करें। तो आपके साथ में बातचीत करके हमारे साथ कुछ उसी तरीके का अनुभव हुआ। मुझे लगता है कि आपसे जो हमने बातचीत की वो हमारे दर्शकों तक भी पहुंची होगी और उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि समय समय पर आपसे मौका मिलते रहे तो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बातचीत होते रहे, ताकि आपके जो जीवन का अनुभव है, आपके जो जीवन का सार है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ वो सार है, वो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके। बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। आपके जानकारी के लिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की मेरी चाह है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन जो भी लाइफ के एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँ, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, मैटर दैट मैटर्स। आज की परिस्थितियों में कौन सी चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट है, सो व्हाट दैट मैटर्स टुडे इज़ बीइंग कवर्ड अंडर मैटर दैट मैटर्स। तो वो यूट्यूब चैनल पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे अलग अलग विषयों पर मेरी राय या मेरी विचार आप सुन सकते हो। थैंक यू वेरी मच यूसीएन, थैंक यू।